बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के पोटेंशियल के हवाले से। मैंने यहाँ पर आपके सामने ऑपरेशन रिजीम चेंज के ऊपर बात की, बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो पाकिस्तान के सामने उसके हवाले से बात की, पॉलिटिकल मैनेज, पाकिस्तान आर्मी का रोल, ये वो चीजें, पुलिस, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, इनकी मतलब तमाम तमाशा, पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये सारी की सारी चीजें हमने बात की। आज थोड़ा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से कि पाकिस्तान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है अगर पाकिस्तान कुछ चीजें अपनी दुरुस्त कर ले। यहाँ पर हम सारी की सारी डिबेट रखेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से। सबसे पहली चीज आते हैं, जब भी कोई नेशन स्टेट बनता है ना, या कोई भी रियासत बनती है, तो उसके मतलब है ना डेस्टिनी होती है कि वो कभी ना कभी कोई ना कोई बड़ी एम्पायर बनेगी। अब जो नेशन स्टेट के अंदर लीडरशिप अच्छी होगी, जो विजडम वाली होगी, सही डिसीजन लेगी, तो वो बाद में चलकर रियासत बन जाती है, एम्पायर बन जाती है और जो दुनिया के ऊपर हुकूमत करती है, जिसे हम नॉर्मली तौर के ऊपर सुपर पावर कहते हैं। अगर उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप और वहां की जो पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी नहीं होगी और वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप होगी वो बकवास होगी, जैसे नवाज शरीफ, जरदारी और पाकिस्तान आर्मी और सुप्रीम कोर्ट वगैरह जैसे हमारा मीडिया है, तो वो नेशन तबाह हो जाता है, वो मिट जाता है, वो कभी भी एक एम्पायर नहीं बन पाता। जब उस्मानी तुर्क बने थे तो उस्मानी तुर्क एक छोटा सा कबीला था, जिसे हम जानते भी हैं, अब हमने ड्रामा वगैरह भी देखा हुआ है, ठीक है, काय कबीला। तो वो कबीला जब थोड़ा बहुत सेटल हुआ तो उन्होंने डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और मिलिटरीली ऐसी पॉलिसी अपनाई जिसके बाद जाकर उन्होंने यूरोप को भी फतह करने की कोशिश की, एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, ये सारे के सारे इलाके उन्होंने अपने अंदर हासिल किए। और एक जनरेशन ने नहीं की, दूसरी जनरेशन आई, वो ज्यादा कॉम्पिटेंट थी, तीसरी आई, वो ज्यादा कॉम्पिटेंट थी। अल्टीमेटली यूरोप के अंदर उन्होंने अपनी एक पीक हासिल की। उसके बाद एक ऐसी जनरेशन आती गई जिन्होंने उस्मानी सल्तनत को संभालने के लिए कुछ नहीं किया और खानदानी साजिशों में लग गए और उस्मानी सल्तनत तबाह हो गई। यही काम आपका जो अरब सिविलाइजेशन थी, यानी अरब एम्पायर जो बनी थी, बनु उमैया की, बनु अब्बास की, उन्हीं के साथ हुआ। एक वक्त आया कि अच्छे अच्छे हुक्मरान आए और सिविलाइजेशन ने अपने पीक के ऊपर गई अरब एम्पायर, और उसके बाद वो डिक्लाइन के अंदर चली गई। यही काम यहाँ पर आपके मुगलों के साथ हुआ कि अकबर के टाइम के ऊपर सिविलाइजेशन ऊपर गई, फिर औरंगजेब आया, औरंगजेब ने ज्योग्राफिकली सबसे ज्यादा मुगल एम्पायर को बड़ा किया, लेकिन मुगलों के, औरंगजेब के जाने के बाद वो सारी की सारी नेक्स्ट जनरेशन संभाल नहीं पाई और वो टुकड़े टुकड़े हो गए। सो ये आपके सामने एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी चल रही है। उसके बाद आप देखें कि जो बर्तानिया था, बर्तानिया एक आइलैंड था, लेकिन उसकी लीडरशिप बड़ी अच्छी थी। उन्होंने सक्सेसफुली ट्रेड को प्रायोरिटाइज किया, कारोबार, तिजारत को प्रायोरिटाइज किया। अल्टीमेटली उन्होंने नेवी बनाई, नेवी के बनाने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की। लेकिन उसके बाद यूरोप की जो प्रॉब्लम्स हुई उसमें बर्तानिया फंसता गया। नेट रिजल्ट यही निकला कि यूरोप के अंदर बर्तानिया फंसकर तबाह हो गया और बर्तानिया की कोई हैसियत नहीं बची और हिटलर ने रही सही कसर बर्तानिया की निकाल दी। उसके बाद आते हैं हम अमेरिका के ऊपर। अमेरिका बाय 19th सेंचुरी पूरी दुनिया से लड़ाई नहीं कर रहा था, बल्कि अपने यहाँ पर मतलब है अपनी इकोनॉमी को सेटल कर रहा था, अपनी ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन जो वेस्टवर्ड थी वो कर रहा था, अपने इर्द गिर्द के इलाके सिक्योर कर रहा था, अपनी नेवी बना रहा था, अपने पैसा बना रहा था, किसी के साथ लड़ाई झगड़े में नहीं जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जब 19th सेंचुरी शुरू हुई तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहली बार कूदा, वहां से भी प्रॉफिट लिया, वो भी जंग पैसों की खातिर लड़ी, कोई ज्योग्राफिकल गेन्स के वगैरह के लिए नहीं लड़ी बल्कि पैसों की खातिर। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी वो कूदा और सबसे ज्यादा कम नुकसान अमेरिका का हुआ और सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका का हुआ। सारे बर्तानिया के नेवल बेसेस वगैरह सारे के सारे डिस्ट्रॉयर फॉर बेसेस के ड्रिल के अंदर वो जाकर ले गया अमेरिका। उसके बाद जाकर आज अमेरिका पूरी दुनिया के ऊपर सुपर पावर है और उसके बाद अमेरिका अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करता है कि दुनिया के अंदर कोई भी ज्यादा सुपर पावर इमर्ज ना करे। लेकिन अमेरिका की एक कमजोरी है, पाकिस्तान जो ये हमारा साउथ एशिया है वो अमेरिका से बहुत दूर है। ना हम पैसिफिक में आते हैं जहां पर अमेरिका ज्यादा ताकतवर है और ना ही हम अटलांटिक में आते हैं जहां पर अमेरिका ज्यादा ताकतवर है। अमेरिका पैसिफिक और अटलांटिक दो ओशियंस का, दो समंदरों का सुपर पावर है, लेकिन हम आते हैं इंडियन ओशियंस में, वो भी डीपली, और जिसकी वजह से यहां पर अमेरिका को अपनी पावर प्रोजेक्ट करने में बड़ी तकलीफ होती है। उसके बाद आप देखिए कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने जंग की, लेकिन उसके बाद अमेरिका को भी पता चल गया कि इतनी दूर पावर प्रोजेक्ट करने में पैसा लगता है और जंग मीनिंगलेस होती है और बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हालांकि अमेरिका के टाउट्स बड़े थे, नॉर्दर्न अलायंस थे, ये आपके पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले, ये सब अमेरिका के एलाय थे, लिबरल सारे के सारे अमेरिका के एलाय थे। फिर भी अमेरिकन को डिफीट हुई अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि मेजोरिटी अफगान तालिबान के साथ थी और मेजोरिटी नहीं चाहती थी कि कोई भी एक्सटर्नल पावर आकर यहाँ पर कोई इवेंट्स डिक्टेट करे। और अमेरिका से सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो इस जंग में लिया वो हमारे इस लिबरल टोले ने लिया। लिबरल टोले इसके खातर लिखते थे, मीडिया के ऊपर नैरेटिव बनाते थे और अमेरिका से पैसे लेते जाते थे। सो ये आपकी ओवरऑल पावर प्रोजेक्शन है पूरी ग्लोबल की, पूरी दुनिया की। सो रियासत जो एम्पायर बनती है ना, वो एक जनरेशन नहीं बनाती, मल्टीपल जनरेशंस बनाती है। फिर वो डिफरेंट टूल्स के साथ बनाती है। कोई डिप्लोमेटिकली बनाता है, कोई मिलिटरीली बनाता है। मिलिटरीली एम्पायर कुछ ज्यादा देर तक चलती नहीं है, सो डिप्लोमेटिकली बनाई जाती है, फिर इकोनॉमिकली बनाई जाती है, फिर
फिर पॉलिटिकली बनाई जाती है, फिर सॉफ्ट पावर यूज करके, कल्चरल इन्फ्लुएंस यूज करके, रिलीजियस इन्फ्लुएंस यूज करके आप उनको अपने साथ एसिमिलेट करके मिलाकर फिर आप एक बड़ी लंबी एम्पायर बनाते हैं। सो क्या पाकिस्तान के अंदर वो पोटेंशियल है एम्पायर बनाने का? हाँ बिल्कुल है। इंडिया के अंदर वो पोटेंशियल नहीं है एम्पायर बनाने का। मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्यों। पाकिस्तान कोल्ड वॉर के बाद जब सोवियत यूनियन टूटा और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे के सारे निकले, जिसे हम इस्तान कहते हैं, ये सारे के सारे सोवियत यूनियन से निकले, तो वो सारे के सारे मुस्लिम मुल्क थे। अब इन मुस्लिम मुल्कों के साथ एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चाइना कंट्रोल करना चाहता है इन तमाम मुस्लिम ममालिक को। वजह यह कि चाइना को डर है कि अगर एससीओ के बगैर ये सारे के सारे मुस्लिम ममालिक यूनाइटेड हो गए और एक मुत्तहद हो गए, तो उर्मा की जो जिंगजियांग प्रोविंस है, जिसे हम उइगर कहते हैं, जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है, वहां पर हान चाइनीज को खतरा हो जाएगा और हान चाइनीज के मुताबिक ये जो हमारे उइगर हैं ये हमें मार देंगे। और उसके बाद चाइना का जो हार्टलैंड है, जो सेंट्रल चाइना है, वो खतरे में आ जाएगा और यहां से ज्यादा खतरा है चाइना को बनिस्बत ताइवान से। सो इसीलिए चाइना ने एससीओ बनाई, रशिया ने भी एससीओ का हिस्सा बना और इसीलिए ये सारे के सारे स्थान है, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। स्थान मुल्कों के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स है, लेकिन मसला यह कि इनके पास कैपिटल नहीं है और थोड़ी बहुत पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की कमी है। यहाँ पर डिक्टेटर ज्यादा है, डेमोक्रेसी कम है। अगर ये मुल्क पाकिस्तान किसी तरह इनके साथ डिप्लोमेटिकल रिलेशन बनाने में कामयाब हो जाए, इनको ट्रेड रूट्स वार्म वाटर के देने कामयाब हो जाए, इनको हम अपने ऊपर डिपेंडेंट करने में कामयाब हो जाए, बजाय कि ये चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, ये सारे स्थान जो हमारे साथ डिपेंड हो जाए, अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ जाए, ये सारा कंट्रोल पाकिस्तान संभाल ले, पाकिस्तान इतनी बड़ी ताकत रीजन के अंदर बन जाएगा, इंडिया की कुत्ते जैसी हैसियत नहीं होगी। फिर कश्मीर क्या है, हम नॉर्दर्न इंडिया भी ले सकते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल मुगल एम्पायर देखें तो बाबर जो आया था वो इन्हीं में से आया था ना, उज्बेक में से, यहीं से आया था ना, समरकंद में से, वहां से काबुल आया, काबुल के बाद दिल्ली गया था ना। तो यहाँ से जो गया था लश्कर शाहजहां का, वो भी तो इसी तरफ गया था ना, समरकंद की तरफ से। तैमूर भी यहीं से आया था, चंगेज खान भी यहीं से आया था। सो ये जो यूरोपियन जो सेंट्रल एशिया है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है और पाकिस्तान इसे डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, ट्रेड वाइज और हमारे रिलीजियस लिंक है, कल्चरल लिंक्स है इनके साथ, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। मसला यह कि हमें मीडिया की इंटेंगलमेंट उनके साथ बढ़ानी होगी, मीडिया की कोऑपरेशन बढ़ानी होगी, पॉलिटिकल डायलॉग बहुत ज्यादा करना होगा, अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करना होगा। उसके बाद सेंट्रल एशिया हमारे हाथ में आ जाएगा। उसके बाद आते हैं हम समुद्र के ऊपर, इंडियन ओशन के ऊपर। एक होती है ग्रीन नेवी जो आपकी जो कोस्टल लाइन होती है उसकी हिफाजत करती है, दूसरी होती है ब्लू नेवी जो आपके तमाम ओशन में सेल कर सकती है, जो कि बड़ी महंगी नेवी होती है और टेक्नोलॉजिकली बनाना बड़ा मुश्किल होता है। चाइना भी उसे ब्लू नेवी को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। पाकिस्तान को ग्रीन नेवी और ब्लू नेवी के बीच में एक नेवी चाहिए जो हमें इंडोनेशिया से लिंक कर सके, मलेशिया से लिंक कर सके, मलेशिया के बाद बांग्लादेश से लिंक कर सके, और बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी वालों की हुकूमत आने वाली है। सो इससे ये हमें साबित होता है कि बांग्लादेश भी प्रो पाकिस्तान बनने वाला है। अगर आप साउथ एशिया को देखें तो 100 करोड़ के करीब, मतलब 101 बिलियन के करीब आपके हिंदूज है, 90 या 80 करोड़ के करीब आपके जो है ऑलमोस्ट मुस्लिम है। ये वो पॉपुलेशन का रेशियो है जो पहले कभी नहीं था, अब है ये रेशियो। अब इस रेशियो की वजह से यहाँ पर जो हिंदुइज्म का फलसफा है कि ये प्रीडोमिनेटली हिंदू रीजन है, ये कभी भी नहीं था और ना ही अब होगा। अब एक और 1000 साल के लिए हमें एक साथ कोऑपरेट करके रहना पड़ेगा। अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो जो डोमिनेंट कल्चर होगा वो माइनॉरिटी के कल्चर को, यानी जो मिनिमम कल्चर होगा उसे खत्म कर देगा। और यहाँ पर इस्लामिक सिविलाइजेशन एक डोमिनेंट कल्चर है। इंडिया भले ही कहे कि हम बड़ी सिविलाइजेशन है, बड़ी किताबें लिखे, लेकिन प्रीडोमिनेटली जो डोमिनेंट कल्चर है जो साउथ एशिया में है वो मुस्लिम कल्चर है। हिंदू कल्चर इतना डोमिनेंट कभी था ही नहीं और हिंदू कल्चर के अंदर बड़े डिवाइड है और इस छोटी सी ज्योग्राफी के अंदर भी बहुत ज्यादा डिवाइड है। सो इसी वजह से मुस्लिम कल्चर यूनिफाइड है बिकॉज ऑफ इस्लाम, और वो साउथ एशिया को ज्यादा अच्छे तरीके से डोमिनेट कर सकता है अगर पाकिस्तान खुद को सही जगह के ऊपर पोजीशन करने में कामयाब हो जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि लिबरल्स हमें कहते हैं कि इन कजाकिस्तान वगैरह के साथ ताल्लुकात ना बढ़ाओ, इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाओ। क्यों? क्योंकि लिबरल्स को अमेरिका कहता है, लिबरल्स को इंडिया कहता है, लिबरल्स को तुर्की, लिबरल्स को आपका जो बर्तानिया ये कहता है। बर्तानिया, अमेरिका और इंडिया, इनकी पॉलिसी एक ही है साउथ एशिया के हवाले से कि हम तीनों यहाँ पर मिलकर रहे और चाइना को अंडरमाइन करें। चाइना की मदद से हम अपनी मईशत ठीक कर सकते हैं और इस मईशत की मदद से हम कजाकिस्तान इनके साथ अपने ट्रेड लिंक्स बढ़ा सकते हैं, इनको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर सकते हैं और एक ब्लू और ग्रीन नेवी के बीच में एक नेवी बना के हम इंडोनेशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना सके। इंडोनेशिया ने हमेशा हमारी मदद की है। उसके बाद हम बे ऑफ बंगाल में सेल करके वहां पर मदद कर सकते हैं, श्रीलंका को अपने साथ मिला सकते हैं, मालदीव को अपने साथ मिला सकते हैं। जो इंडिया का ख्वाब है कि नेवी के थ्रू इंडियन ओशन में एक्सपेंड करेगा, हम इन 3 मुल्कों के साथ मिलकर और चाइना की मदद से इंडिया को यहीं पर दफन कर देंगे। और जब हम इंडिया को इस लेवल के ब्लॉकेड के अंदर लाएंगे तब इंडिया को रियलाइज होगा कि हिंदू सिविलाइजेशन कभी भी बच नहीं सकती पाकिस्तान के अंदर अगर वो मुसलमानों के साथ कोऑपरेट नहीं करेगी। अभी तो
तो ये लोग यही कोशिश कर रहे हैं ना कि मुसलमानों को अंडरमाइन किया जाए, दबाया जाए, मारा जाए, खत्म किया जाए, कुचला जाए। पाकिस्तान वो रोल प्ले कर सकता है कि हिंदू सिविलाइजेशन को यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है और उन्हें अपने साथ मिला सकता है, और 2-3 सेंचुरीज के अंदर हो सकता है मेजोरिटी ऑफ हिंदू इस्लाम में भी आ जाए। सो ये रोल प्ले करने के लिए आपको एक मेजर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री पावर चाहिए साउथ एशिया के लिए, और वो आप हासिल नहीं कर रहे, और ना ही विजन है पाकिस्तान का हासिल करने के लिए। इसीलिए तो मैं पाकिस्तान आर्मी की सबसे ज्यादा तनकीद करता हूं, क्योंकि सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजन पाकिस्तान आर्मी लेती है पाकिस्तान के हवाले से, और उनको ये नहीं पता कि साउथ एशिया के अंदर करना क्या है। ये कह रहे हैं हम गवादर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारे रिएक्शनरी पॉलिसीज है। एक्शन कहां पर है? एक्शन कहां पर लिया है पाकिस्तान आर्मी ने? इसीलिए मैं पाकिस्तान आर्मी की स्ट्रेटेजिक फिलोसफीज के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद करता हूं कि इनको समझ ही नहीं है हमारी ज्योग्राफी की, इनको समझ ही नहीं है हमारी डेमोग्राफी की, इनको समझ ही नहीं है हमारी मिलिट्री डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ की। ये सारे ड्रामे करते हैं, हमारे पास एटम बम है, अल खालिद है, ये टैंक है, वो टैंक है, ये क्या है। इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। आप डिप्लोमेटिकली और पावर प्रोजेक्शन के थ्रू इकोनॉमिकली ऐसे मैन्यूवर्स कर सकते हैं कि इंडिया खुद को खुद ही तना मानेगा। ये कश्मीर आपकी झोली में फेंक कर चला जाएगा। अगर सेंट्रल एशिया आपके साथ खड़ा हो, चाइना आपके साथ खड़ा हो, आपके पास एक नेवी हो, इंडोनेशिया आपके साथ खड़ा हो, बांग्लादेश आपके साथ खड़ा हो, उसके बाद श्रीलंका और मालदीव आपके साथ खड़े हो, नेपाल वैसे भी इंडिया से नाराज रहता है, और ऊपर चाइना हो और अमेरिका न्यूट्रल हो जाए इस पूरी गेम के अंदर, हिंदुस्तान कहां बचेगा? मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान कहां बचेगा? जहां पर डेमोग्राफी में 80 करोड़ मुसलमान रहते हो और 100 करोड़ के करीब हिंदू रहते हो, तो हिंदुस्तान को समझ पे आ जाएगा कि यहां पर मुसलमानों के साथ समझौता करना पड़ेगा, और 100 करोड़ के अंदर हिंदूज भी डिवाइडेड हो। हमें सॉफ्ट पावर से ही हम बीजेपी और आरएसएस को खत्म कर सकते हैं, लेकिन मसला ये कोई प्लानिंग करे, कोई नियत करे, कोई कुछ करे। यहाँ पर लिबरल्स कहते हैं कि सजदा करो बीजेपी को, लिबरल्स कहते हैं आरएसएस को सजदा करो। लिबरल्स की टोटल थिंकिंग ही फ्लॉड है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। ना इनको पता है, और इनको पता है, इनको एग्जैक्टली पता है कि पाकिस्तान का पोटेंशियल क्या है, इसीलिए ये हमें यहाँ पर इंडिया के सामने झुकाना चाहते हैं। इसीलिए मैं पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, नवाज शरीफ की पॉलिसीज के ऊपर, मीडिया की पॉलिसीज के ऊपर, और ये जो है आपकी पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी को अच्छे तरीके से पता है यहाँ पर कितना कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी खामखा की लिबरल बनी बैठी है। इस्लामिक सिविलाइजेशन के साथ हमने खुद को अटैच नहीं करा। अरे किस बात की लिबरलाइजेशन के पीछे पड़े हो? ग्राउंड रियलिटीज देखो, पॉलिसीज ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर बनती है या आइडियोलॉजीज के ऊपर बनती है? बेवकूफ आदमी, पीपल्स पार्टी इतनी समझदार पार्टी है और ये सारी रियलिटीज इग्नोर करती जा रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहते हैं। सो ये वो चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेगी। आप कितने बड़े पावर बन सकते हो साउथ एशिया के अंदर। अगर आप साउथ एशिया के अंदर बड़े पावर बन गए तो आप मिडिल ईस्ट के अंदर भी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट के ऊपर भी आप जाकर सीरिया को इतना मजबूत कर सकते हैं कि वो इजराइल का अकेले मुकाबला कर सकता है। लेकिन मसला ये कि ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान है जो 30-30 साल के लिए बनाने पड़ते। पाकिस्तान आर्मी तो 2 हफ्तों से ज्यादा की दूर की सोचती नहीं है, बल्कि 1 दिन से भी ज्यादा दूर की सोचती नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान के विजन के लिए, पाकिस्तान की ग्लोबल एम्पायर के लिए सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान आर्मी है। अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।